के बीचों बीच गलीचे का आसन बिछाकर 8-10 कटोरियां और बड़ा सा थाल सजाकर भोजन परोसा गया है। दामाद की खातिर नहीं, समधी के लिए। नई बहू के पिता विलायत से पधारे हैं। घर की मालकिन शायद बहुत लचीली हैं, इसलिए मेहमान की मेजबानी का भार बहू पर ही है। योग्य अधिकारी के हाथों में यह अधिकार नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं, नई बहू अभी कच्ची उम्र की है तो क्या। 3 लोगों के खाने लायक सामान एक ही आदमी को भेंट करने के लिए जिस अध्यवसाय की जरूरत है, उसमें तो वह नहीं। ससुराल में तो बाप भाई सभी अतिथि जैसे ही हैं, इसलिए पिता पर अधिक भोजन के लिए अनुपमा दबाव क्यों न डालें। पिता ने हंसते हुए कहा, देखता हूँ तुम तो पूरी गृहस्थन बन गई हो, मेरे साथ भी रिश्तेदारी। भला इतना कभी मैं खाता हूँ? नहीं, यह बात क्या अनुपमा नहीं जानती, लेकिन जोर डालने का रिवाज जो ठहरा है। इसके अलावा सास सामने ना होने पर भी किसी कोने कतरे में जरूर खड़ी होगी और बाद में बहू की खोट निकालेगी। इसीलिए अनुपमा ने उत्साह से कहा, अगर मछली वछली ना खा सको तो रहने दो, मिठाइयाँ और खीर तो खाओगी। यह संदेश तो इनके गांव से मंगाया गया है। इसे छोड़ देने से मैं बुरा मान जाऊंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा तो तुम ही बैठी बैठी खाओ। यह कहकर पिता हंसते हुए उठ गए। भोजन की बर्बादी के बारे में उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। साल और तारीख के हिसाब से तो बात बहुत पहले की है। बर्बादी के डर से थोड़े भोजन का आयोजन उन दिनों निंदनीय था। एक आदमी को खाने के लिए बैठाकर एक ही आदमी के लायक परोसना, भला यह कैसे हो सकता था? अगर झूठन ही न फेंकी गई तो आदर ही क्या दिखाया। खाने की चीजों पर ममत्व तो मानसिक दरिद्रता ही हुई। कल्पना लोक में ऊंची उड़ान भरने वाले लोगों ने भी उस समय राशन के बाजार का दुस्वप्न नहीं देखा था। इसलिए कौवे या बिल्ली के बारे में कुछ सोचे विचारे अनुपमा भी पिता के साथ उठ खड़ी हुई। थोड़ी दूर साथ साथ चलकर धीमे स्वर में बोली, मुझे ले जाने के लिए कहोगे ना बाबूजी? अभी तक यह बात नहीं कह सकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि भोजन के समय सबकी दृष्टि इसी ओर टिकी होगी। पिता ने भी उसी तरह धीमी आवाज में कहा, कहूँगा कैसे नहीं, इसलिए तो आया हूँ। यदि इस बार अकेला गया तो तुम्हारी माँ मुझे सही सलामत रहने नहीं देगी। सोच रहा हूँ कल सवेरे की गाड़ी से ही लेवा चलूँ तुम्हें। आशा, आशंका, उद्वेग और उत्कंठा में उलझा उसका किशोर हृदय एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। कल सवेरे, मानो वह आगामी भविष्य की बात हो। लेकिन नई नई बहू मायके जाने के बारे में बात करे, वह भी पिछले जमाने की बहू। मायके जाने की इच्छा करना तब बड़ा भारी अपराध माना जाता था। इसलिए पक्की गृहिणी की तरह अनुपमा ने फुसफुसाते हुए उपदेश दिया, खूब समझा बुझाकर कहना बाबूजी, पता ही है ना मेरे ससुर जी जरा क्रोधी स्वभाव के आदमी हैं। जरा? पिताजी हंसे फिर बोले, अजीब अजीब बात ही करते हैं। उनकी हवाई बातें सुनते सुनते तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खैर जाने भी दो, इस बार जैसे भी हो कह सुनकर। इन बातों से अनुपमा को थोड़ा धीरज बंधा। उसने पिता को चुप रहने का इशारा किया। कहीं पर शायद पैरों की आहट हुई। पिता से ले जाने का अनुरोध करने के अपराध में पकड़े जाने पर बचने का कोई रास्ता नहीं। सास भले ही लचीली है, लेकिन सहनशील भी होगी, है जरूरी नहीं। 1 आध घंटे बाद उसी सहन में सतरंजी बिछाई गई और 4-5 कटोरियों से घिरी थाली में गृह स्वामी भोजन कर रहे थे। सामने ही अनुपमा हाथ में पंखा लिए बैठी थी। वे कोई बाहरी रिश्तेदार ना थे, पर मेहमान नवाजी किसी रिश्तेदार की ही तरह हो रही थी। यह भी एक रिवाज है, लड़के की बहू सेवा करे, यही साथ तो बड़े बूढ़ों के मन में रहती है, और इस साथ को पूरा करना जानती है अनुपमा। कुछ देर भोजन करने के बाद गृह स्वामी ने सिर उठाकर मानो यकायक कोई बात याद आ गई हो कहा, हाँ ठीक ही तो है, तुम्हारे बाबूजी ले जाना चाहते हैं तुम्हें। बाबूजी की बात जाने भी दीजिए। यह कहकर अनुपमा पंखा और जोर जोर से झलने लगी। दिल की तेज होती जा रही धड़कन कहीं पकड़ी ना जाए, इसलिए और भी परेशानी है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ससुर ने दोहरे ढंग से अपनी बात पूरी की। वे तो तुम्हें ले जाने पर तुले हुए हैं। सुना है तुम्हें ले जाने पर तुम्हारी माँ उनको घर में न घुसने देगी। यही तो रहना है। दही पर चीनी डालते डालते अनुपमा ने कहा, माँ भी अजीब है, बेटी को देखने की इच्छा होते ही रोना पीटना शुरू कर देती है। भला यह भी कोई बात हुई? बाबूजी को क्या कम परेशानी है? उस बार इसी दशहरे पर बड़ी दीदी के आने की बात थी, शायद आई नहीं, बस इसी बात पर खाना पीना बंद।
दशहरे के अवसर पर नई साड़ी वाड़ी पहनेंगी, सजेगी धजेंगी, वह सब कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, क्या हमेशा बुलाने पर जाना संभव हो पाता है? घर की सुविधा असुविधा भी तो देखनी होती है। ससुर के चेहरे के बादल छट गए, वहां केवल कौतुकपूर्ण चमक ही दिखाई दी। मैंने तो तुम्हारे बाबूजी को वचन दे दिया, यह कहकर उन्होंने खीर की कटोरी आगे खींच ली। अनुपमा के चेहरे पर भी बिजली की चमक फैली, लेकिन उसने उसे बड़ी सफाई से बनावटी बादलों से ढक दिया। हाथ का पंखा नीचे रखा और गाल पर हाथ रखकर बोली, यह क्या वचन दे दिया? यहाँ सासू माँ की तबीयत अच्छी नहीं, 2 दिन बाद ननद जी आने वाली हैं और इधर रसोईया भी घर जाने को कह रहा था। अनुपमा मानो किसी गहन चिंता के भार से दब सी गई। ऐसा कहने से क्या होगा? यह कहकर गृह स्वामी ने पानी के गिलास में 2-2 नींबू निचोड़े और हिला हिलाकर पीने लगे। अनुपमा की माँ नासमझ हो सकती है, लेकिन अनुपमा तो ऐसी नहीं हो सकती। वह नमकदानी और चीनी का डिब्बा तिपाई पर सहेजती हुई उदास स्वर में बोली, इस समय मैं यकायक मायके चली जाऊंगी तो ननद जी क्या सोचेंगी? बाबूजी को यही बात आप समझा बुझा कर कह दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा बहू रानी। गृह स्वामी ने बाईं हाथ जमीन पर रखा और उसके सहारे धीरे धीरे उठते हुए कहा, मर्दों की बात और हाथी का दांत, एक बार जब कह दिया तो फिर सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए। मैं तिल भर भी इधर उधर नहीं हो सकता। तब और क्या कर सकती थी बेचारी अनुपमा। चेहरे पर फैली आभा को समेटने में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए झटपट ससुर को खड़ाऊ गमछा वगैरह देने के बाद अनुपमा ने कहा, अच्छी मुश्किल है, समझ में नहीं आता यकायक अभी ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई बाबूजी को? कहीं माता जी की तबीयत? इसके बाद दृश्य सहन का नहीं, कमरे का है, और दिन में नहीं, रात में। तारानाथ को छोड़कर जाते हुए जी किस तरह घबरा रहा है, यही बात छलछलाती आंखों से अनुपमा बड़े विस्तार से समझा रही है। दोनों समधियों ने गुपचुप बात पक्की कर ली। अनुपमा बेचारी क्या करे, उसकी यूं ही बेकार कहीं जाने की इच्छा न थी। हाँ, कोई मौका होता तो कोई बात और थी। बिल्कुल नासमझ ठहरी अनुपमा की माँ, लेकिन बेहया ऐसा तो कह भी नहीं सकती अनुपमा। इसलिए तारानाथ को मनाने के लिए विरह वेदना के जितने लक्षण हैं उन्हें प्रकट करना पड़ रहा है। चौथा दृश्य भी है, वह है अनुपमा के मायके की पृष्ठभूमि पर, लेकिन उस बात को रहने दीजिए। यह तो 2 युग के बाद की बात कही जाएगी। 2 युग क्यों, उससे भी अधिक। समय बदल गया है, लेकिन स्थान वही है, पात्र भी वही है। यह कहा जा सकता है उसी सहन में, ठीक उसी भंगिमा में बैठी है गृह स्वामिनी अनुपमा, हाथ में पंखा लिए। नाक नक्श भी कुछ बदल गया है, शरीर की रंगिमा कुछ फीकी पड़ गई, लेकिन बाल जो सफ़ेद हो गए हैं उन पर यकायक नजर नहीं पड़ती। सामने भोजन करने के लिए बैठे हैं वर्तमान गृह स्वामी तारानाथ। 25 जुड़ाने पर जिस बदलाव का आना जरूरी है, उससे कोई ज़्यादा परिवर्तन तारानाथ के चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ रहा। आसन और बर्तन पिता के समय के ही हैं। हाँ, भोजन का तौर तरीका ठीक वैसा नहीं है, उस पर इस युग की हल्की छाप है। गृहिणियों के सिर पर से आवा भगत का बोझ अब हट गया है। इस समय उन बातों की चर्चा होती है। उस समय पानी के साथ इस जमाने की आग की तुलना करते हुए अनुपमा आए दिन हैरानी प्रकट करती रहती है, और यह इच्छा भी प्रकट करने से नहीं चूकती कि दुनिया भर के नवाबी रौबदाब के साथ तारानाथ और कितने दिन निभा सकेंगे। लड़का तो एकदम लाट साहब का पोता हो गया, और लड़की जैसे राजकुमारी, जरा सी चूक होते ही मुंह की खानी पड़ती है। लड़की और लड़की की आंख बचाकर यह जरूर कहा जाता है कि आजकल के लड़के लड़कों का भरोसा नहीं। आजकल बाजार के मोल तोल पर बहस नहीं हो रही। पतिदेव नाराज रहते हैं और अनुपमा चुप। थोड़ी देर तक खाते रहने के बाद मुंह उठाकर तारानाथ बोले, किस बात पर इतनी देर बाबू साहब जिरा कर रहे थे? कहना नहीं होगा। बाबू साहब और कोई नहीं, तारानाथ का जवान तथा बेकार बेटा था। ऐसी कुड़वी जवान और किसके लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है, अपने जवान बेटे के सिवा? अनुपमा ने काफी तिल मिलाकर जवाब दिया, अब क्यों टोक रहे हो दिल्ली जाने के बारे में? दोस्त दिल्ली जा रहे हैं तो वह क्यों ना जाए? कब से दिल्ली दिल्ली की रट लगा रहा है? तारानाथ ने फिर गुस्से में कहा, अभी भी वही जिद लिए बैठा है। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, नहीं जाएगा बस। मैंने भी यही कहा था। अनुपमा ने पंखा रखकर हाथ हिलाते हुए कहा, और वही जिद करता रहा था। भला क्यों नहीं जाऊंगा? मेरे जाने से आपका क्या नुकसान होगा? लोग बाग क्या कहीं जाते नहीं हैं? जो जाते हैं सब मर जाते हैं। मना करने की कोई वजह है? ऐसी बहकी बहकी बातें। हाँ, मना करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। इतनी हिम्मत?
तारानाथ की मनाही ही सबसे बड़ी वजह है। बस इसके अलावा और भी कोई वजह या हवाला देना होगा इस लड़के को। तारानाथ ने गुस्से में भरकर कहा, मैं उसका ताबेदार नहीं जो कारण बताऊं। शोहदे लड़कों को हुजूम में कोई हंगामा खड़ा करने के लिए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। रुपए जमा करने के लिए मैं हूँ। बच्चों को हजामत तक का पैसा तो हाथ फैलाकर इसी बूढ़े से लेना पड़ता है। इस पर से इतनी अकड़, सीधे मुझ से बात नहीं की जाती। ऐसे में कोई कीड़ा हूँ क्या? अनुपमा ने भी उसी स्वर में कहा, केवल तुम ही क्यों, कौन नहीं है दुनिया में, किसकी परवाह करते हैं ये लोग। जरूरत के समय तुम ही तो हाथ फैलाने को कहते हो। यहीं तक होता है तो खैर थी, मुंह खोलकर मांगने से इज्जत चली जाएगी, इसलिए देना ही होगा। और वे लेकर मानो बहुत बड़ी कृपा करेंगे। तारानाथ ने गंभीर होकर कहा, कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि यह सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। लाड़ प्यार? लाड़ प्यार किस बात का? अनुपमा से नाराज होते हुए कहा, तुम अपने बेटे के का तेवर नहीं जानते। गलती करता भी हो तो करे, पर एक बार भी लड़के से कुछ कहने की हिम्मत है तुम्हारी? है या नहीं, यह तो मैं देखूंगा। तारानाथ धमकी देते हुए उठ खड़े हुए। मैं खूब कहता हूँ 1000 बार, पर कह नहीं सकता, केवल तुम्हारे डर से। अचानक 40 पार गई अनुपमा के चेहरे पर वही हंसी खिल गई, 24 साल की युवती की हंसी की तरह। लेकिन जवाब उसने अपनी उम्र के अनुसार ही दिया। हाय मैं मर जाऊं, मेरे डर से तो तुम भीगी बिल्ली बने जा रहे हो। डरना हो तो डरो, और आजकल के लड़कों से। मुन्ना ही तो उस दिन कह रहा था, उसके किसी दोस्त के भाई ने बाप से फटकार सुनकर, अरे वहाँ कौन है? तारानाथ ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा, मेघी होगा। क्या पता, अनुपमा ने संदेह भरे स्वर में कहा, मुझे तो लगता है मुन्ना सीढ़ी से ऊपर आया। मुन्ना कहाँ? यह तो बड़े बाबू हैं, साहब बनकर जा रहे हैं। हाथ में बिना पोर्टफोलियो लटकाए बाहर नहीं निकल सकते, जैसे बड़े भारी अफसर हों। हाँ, यह भी तो आजकल फैशन हो गया लड़कों का। अभी तक लौट कर नहीं आया। लौट कर क्यों आने लगा? क्या पता कुछ भूल गया हो। शायद परसों परसों बहुत दूर निकल गया था, फिर दौड़ा दौड़ा वापस आया। घड़ी यहीं भूल गया था। आएगा क्यों नहीं? कलाई में घड़ी बांधे बिना घर से निकलने पर धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा? घर के लिए दौड़कर कोई चीज लाने को कह दो, लाट साहब सिर पर आसमान टूट पड़ता है। गुस्से से भरे स्वर में ये सारी बातें कहते हुए तारानाथ पानी में नींबू का टुकड़ा निचोड़ रहे थे। महंगे नींबू, बड़े बड़े 2 नींबू निचोड़कर पीने के दिन अब लद गए। पतिगामिनी अनुपमा पति देवता के फतवे का कोई जवाब देने से पहले कमरे में इधर उधर घूम आई और अपना शक दूर किस बात का उदाहरण देने की तैयारी हो गई कि आजकल के लड़के लिख पढ़ लेने पर भी मूर्ख और उज्जट होते हैं। उसने बहन बनोई सभी को देखा है। अंधी ममता के नाते अपने लड़के के सिवा और कोई बात करेगी? अनुपमा ऐसी बेवकूफ़ माँ नहीं है। 3 परीक्षाएं पास कर जो लड़का बड़े इत्मीनान से बैठकबाजी करता रहता है, सिनेमा देखता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है, उसकी क्या कीमत है? इधर उधर थोड़ी कोशिश कर, क्या कोई काम नहीं मिलता जिससे पिता को कुछ सुविधा होती? बहुत सी और बड़ी चढ़ी बातें अनुपमा कहती है। तारानाथ को भी छुट्टी के दिन खाकर जल्दी उठ जाने की कोई जल्दी नहीं रहती। आराम से खा पी कर उठने के बाद हाथ में पान का डिब्बा ले हुए बाहर के कमरे में चले जाते। छुट्टी के दिन उसी मोहल्ले के हिमांशु बाबू के साथ शतरंज की बाजी जमा करती। उसके आने का समय हो चला था। नौकर जाकर सभी के भोजन का इंतजाम कर अनुपमा खाने को बैठी ही थी कि उसकी लड़की शीला नीचे से दौड़ी आई और रसोइये से बोली, चूल्हा सुलगा हो तो उस पर चाय का पानी चढ़ा दो फटाफट। चाय का पानी? दोपहर को 1:30 बजे? इस समय चाय पियोगी? अनुपमा ने हैरानी से पूछा। शीला ने झुंझला कर कहा, मैं नहीं, भैया के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हीं के लिए। भैया? मुन्ना घर पर है? अनुपमा का दिल जैसे बैठ गया। हाँ, वे तो बाहर गए थे, लौट आए। उनके सिर में दर्द हो रहा है यह बताकर सो गए। क्यों महाराज, पानी चढ़ा दिया? शीला की नज़र में भैया भी ही तो हैं जो सम्मानीय व्यक्ति हैं। 2 चढ़ने वाले गले के नीचे उतारकर अनुपमा दौड़ती हुई ऊपर गई और एकदम लड़के के बिछौने पर बैठ गई। क्या हुआ रे मुन्ना, बाहर गया फिर लौटकर आकर सो गया? क्या तबीयत ठीक नहीं? और कहना ना होगा कि स्नेहात और मातृकंठ का कोई भी उत्तर नहीं मिला। हालत जानने के लिए ज्यों ही अनुपमा ने बदन पर हाथ रखा, त्यों ही हाथ हटाकर मुन्ना ने करवट बदली और सो गया। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि माँ बाप उसकी जो आलोचना कर रहे थे वह उसके कान में पड़ चुकी थी। कुछ भी हो, अनुपमा हार कर लौट तो नहीं जाएगी। इसलिए उसने रूंधे स्वर में कहा, आज ही अपनी तबीयत खराब करनी थी? परसों ही तो तुम लोगों को बाहर जाने की बात है। बाहर जाने की? मुन्ना ने जिस तरह त्योरी चढ़ाकर देखा, उसमें और जो हो उसकी मासूमियत नहीं झलकती थी।
बाहर जाने का मतलब? मुझे कहाँ जाना है? उसने पूछा। अनुपमा भी उतनी ही भोली भाली बन गई, एकदम खोई खोई सी, मानो अभी भी उसका बचपन नहीं बीता। उसने ऐसी बाल सुलभ सरलता से कहा, क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि मंगलवार को हमारे साथ ही जाएंगे। वे लोग जाएंगे तो उससे मेरा क्या है? उनके पास ढेर सारा पैसा है, वो जो चाहे करे। अनुपमा यकायक शीला की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। 20 बरस पहले दूध पीते और रूठे बच्चे को जिस तरह बातचीत कर मना लेती थी, ठीक वैसे ही भुलावा भरे स्वर में बोली, ओह, तो यह कहो बाबू साहब नाराज हैं? किसी ने मारा या फटकारा है या गाली दी है? मालूम पड़ता है उनकी ही बातें तेरे कान में पड़ी हैं। अनुपमा केवल उनकी बात कर रही है, अपनी गलती का तिल भर निशान भी उसके चेहरे पर नहीं था। वह यही सोच रही थी कि मुन्ना को आखिर हो क्या गया है। तू उदास मत हो लाल, रुपए मैं दूंगी, मैं कह रही हूँ ना। तुम रुपए कहाँ से लाओगे? आसमान से? जरा सुनो तो, तारानाथ राय के ही तो रुपए हैं। शौक पूरा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे सोने दो माँ। ये शौक घूमना फिरना सब बेकार है। अनुपमा ने चुटकियों में लड़के की बात उड़ा दी। हाँ हाँ, तू अब बड़ा बुजुर्ग हो गया है, तेरे कामकाज की उम्र तो बीत गई ना, इसलिए बेकार का ठप्पा लग गया ना अपने ऊपर। उनकी बात पर भी कहीं गुस्सा हुआ जाता है बेटे? उनकी बात का कोई सिर पैर है? उनकी बात कोई मानता है तो ना अच्छा खाएं ना अच्छा पहने, ना दोस्तों से मेल जोल रखें, शौक मौज सबको ताक पर रख दो, बस तोला तमाशा और केवल रुपए पैसे का हिसाब रखो, वही सब ठीक है जब तक उनका अन्न जल लिखा है। यह भी कोई बात हुई बेटा? मैंने तो अब तक उनका ही अन्न खाया है, और क्या वही कर रही हूँ वह जो वह चाहते कहते हैं। वह तो मुंह पर 2 4 मीठी मीठी बातें कर उन्हें बहलाए रखती हूँ, समझे? अनाप शनाप बककर काम बिगाड़ने से क्या लाभ? तुम्हारे पिता ठहरे क्रोधी स्वभाव के आदमी, अगर किसी प्रकार उनके मुंह से ना निकल गया तो हाँ कराने की ताकत किसी के बूते की बात नहीं। सिर्फ मैं ही हूँ उन्हें समझा बुझाकर खुशामद कर। मुन्ना यकायक उठ बैठा और उद्दत स्वर में कहने लगा, क्यों करती हो? यही तो जाती है। उनकी किस बात की खुशामद? पिताजी से हमेशा डरते रहने से यह हालत हुई। लेकिन क्यों? क्या तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं? अच्छा बुरा सोचने की ताकत नहीं? कोई बात और जिरह नहीं? अनुपमा के टेढ़े होठों पर हल्की मुस्कुराहट खिल गई। बात बहस और तर्क अनुपमा में ये सब क्यों नहीं है? ये सब इतने अधिक है कि उनका तेज प्रवाह समुद्र की लहरों की तरह बाप बेटे दोनों को ही भाकर ले जा सकता है, लेकिन भाकर ले जाने से तो अनुपमा का काम नहीं चलेगा। विचार और वितर्क के हवाले देने पर तो अनुपमा का गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी अपनी औकात। वह चीज भी तो आम के रस की तरह पानी में घुलकर धूप में सूख कर बिल्कुल नष्ट हो गई है, और खुशामद के खिलाफ तो खुद उसमें इतनी तड़प है जितनी बेटे के लिए उसकी तड़प। लेकिन उसके साथ ही इतनी देर तक वह क्या करती रही? लेकिन यह सब तो कुछ भी कहती नहीं अनुपमा। मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा और फीकी पड़ती हुई होठों में ही खो जाती है। उदास स्वर में उसने कहा, क्यों नहीं? और यह सब क्या तू समझता है बेटे? लिख पढ़कर पंडित हो जाने से ही क्या यह सब समझा जा सकता है? तू मुझे और बहुत मत साल रहे। तेरे सारे दोस्त सैर करने जाएंगे और तू पड़ा रहेगा, मैं यह नहीं सहन कर सकती। खुद तो मैं कभी कहीं नहीं जा सकी, दुनिया में क्या कुछ है कभी नहीं देखा, हमेशा कैदी ही रही, लेकिन तू तो जी भर कर सब देख ले, इसी में मेरी खुशी है। मुन्ना माँ को फटी फटी आंखों से देखता रहा। ऐसा लगा माँ उन 2 आंखों की भाषा में ना जाने कितने सालों की नाराजगी इकट्ठी हो गई है। एक वंचित जीवन की, एक बंदी जीवन की और विवशता भरी नाराजगी। इसके बाद कहानी की दिशा बदली है। हाथ में चाय लिए शीला आ गई। मुन्ना के हाथ जब रुपए आएंगे तो वह माँ को किन किन जगहों की सैर कराएगा, इस पर बातचीत चल पड़ी। जो मुन्ना को पसंद है अनुपमा को वह पसंद नहीं। उनके विचारों से कितनी तकलीफों के बाद कहीं निकलना होगा तो फिर मंसूरी ही क्यों, पुरी और भुवनेश्वर ठीक रहेगा। शीला का आदर्श तो भाई है, इसलिए उसने माँ की पसंद को खारिज कर दिया। लेकिन इतने में ही मुन्ना ने फिर विचार बदल लिया। पूरी भुवनेश्वर की ऐसी वैसी जगह हैं, भारत की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, नहीं माँ की पसंद की तारीफ करनी चाहिए। इसलिए यही तय हुआ। तभी शीला के लिए कट की साड़ी खरीदी जाने लगी, तीर्थ यात्रा क्षेत्र में बिकने वाले कांसे के बर्तन खरीदे जाने लगे। फिर दूसरी यात्रा के बारे में छानबीन शुरू होने लगी। अकस्मात जैसे दरवाजे पर बम फटा। पूछता हूँ आज चाय वाय नहीं बनेगी? अनुपमा घबराकर घड़ी की ओर देखने लगी। 4:40। बड़ी मुसीबत है, ठीक 4 बजे होता है तारकनाथ का टी टाइम। समय गुजरते ही तारकनाथ के दिल की बीमारी बढ़ जाती है। अचानक इस सवाल की मार से दिल की हालत कुछ भी हो, चेहरे को ठीक ठाक रख अनुपमा ने सहज
खेद भरे स्वर में कहा, हाय हाय, इतनी देर हो गई? अरे शीला, तू तो अच्छी लड़की है, माधव की क्या मति गति है, बेसुध पड़ा सो रहा होगा। सच। स्वर में जितना संभव हो उतनी गर्वाहट मिलाते हुए तारकनाथ ने कहा, दिहाड़ी पर रखे नौकर चाकरों की अकल काम देगी? पति की बात के जवाब में अनुपमा की जीभ पर कोई बात आ गई थी, बिना महीने की नौकरानी के विवेक की बात। लेकिन उसने कहा, नहीं देखो ना बेटा, फिर तबीयत खराब है कहकर सो गया है, क्या पता कहीं बुखार बुखार ना हो जाए। इसके बाद का दृश्य दिन का नहीं रात का है, और बात इस कमरे की नहीं उस कमरे की है। घर के दरवाजे से सिटकनी लगाकर सोडा की 2 टिकिया और पानी का गिलास पति के हाथ में पकड़ाने के बाद अनुपमा पान का डिब्बा हाथ में लेकर बिछौने पर बैठ गई। पान लगाने के ढेर सारे सामानों से भरे डिब्बे को खोलकर पान बनाया और बीड़ा मुंह में डाला और कहा, छाती की तकलीफ कोई ज्यादा तो नहीं, तुम तो वक्त से जरा इधर उधर होते ही बिगड़ जाते हो। सुन रहे हो ना, नाराज हो, तुम्हें लेकर तो अब भारी मुश्किल। अभी भी बच्चों की तरह नाराज होना, रूठ जाना। बेटा भी वैसा ही हुआ है। बाप की और कोई खूबी हो ना हो, गुस्सा तो वही सोलो आने। उस समय मैंने तुमसे कहा नहीं था मुन्ना की तबीयत खराब है? तबीयत नहीं बिगड़ी, तेवर बिगड़ा है। दोस्त जा रहे हैं ना, इसलिए दिमाग खराब है। ताना ताना राज होकर मैंने भी जाने को कह दिया। मन की चाह दबा रखने से तो आखिर में बीमार ही हो जाएगा। सुधीर श्यामल सभी जा रहे हैं, तो वह भी चला जाए तो एक बार। दिल्ली जाने में है क्या, कोई सिंह तो नहीं निकल आएंगे? भला मैं भी तो देखूं। हाँ, अगर एक नौकरी का जुगाड़ बैठ सके तब कहूँगा कि लायक है, बुद्धिमान है। श्यामल के मामा शायद वहीं कोई बड़े अफसर है। अरे हाँ, तुम लोगों की सुबोध बाबू की बदली भी तो दिल्ली हो गई ना। हो भी गई तो क्या? तारकनाथ के स्वर में खींच भी थी। हंसते हुए कहा, तुम्हारे लड़के के वहां पहुंचते ही एक कुर्सी आगे बढ़ा देगा। जाओ भी, हंसने लगी अनुपमा। वही 10 साल पहले वाली हंसी। हंसकर तकिए का सहारा लेती हुई बोली, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सूझती है। हटो भी जरा, आराम से सो लो। सोचा था मसहरी लगा दूंगी, चलो हटो लगा दो। अब छोड़ो भी। तकिए पर कोहनी रखे अनुपमा का सिर हाथ में सहलाते हुए तारकनाथ बोले, जाने भी दो, अब तो पड़ गया। लेकिन आज अचानक अपने फर्ज का ख्याल कैसे हुआ है? नहीं, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं। यह कहती हुई अनुपमा उठकर बैठ गई। तब तक तारकनाथ खड़े हो चुके थे। मूंछों के बीच से मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, बड़ी पति भक्ति जताई जा रही है। इन 27 वर्षों में कितने दिन मसहरी लगाई गई है? बीमार तारकनाथ को नींद जल्दी नहीं आती। दिन भर के काम और तमाशे से थकी अनुपमा क्षण भर में सो गई। शायद अभिनय में एकदम खरी ठीक उतरी थी, इसलिए। अभिनय नहीं तो क्या, बड़ा ही मंजा हुआ अभिनय, इतना सहज कि वह अभिनय जान ही नहीं पड़ता। यह समझना असंभव है कि कौन सा असली है कौन सा बनावटी। लेकिन अकेली अनुपमा ही क्यों, नारी मात्र ही क्या अभिनेत्री नहीं? अभिनय की क्षमता ही तो उसके जीवन का मूलधन है। जन्म से ही प्राप्त इस पूंजी से उसका सारा कामकाज होता है। शायद ये सारी बातें गलत हो, उसका कोई भी अभिनय नहीं। नारी प्रकृति में सदा से ही पास पास रहती आई हैं 2 अलग अलग इकाइयां, जननी और प्रिया। इस मामले में वह स्वयं संपूर्ण है। ममता में नारी अपनी 2 अलग अलग भूमिकाओं की ओर से बड़े जतन से उस चीर शिशु पुरुष को सहारा और सहयोग देती आई है।